तो लगातार आप देख रहे हैं न्यूज स्टेज पर 4 साल चहुमुखी विकास का जो योगी सरकार का दावा है उस पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्रियों के साथ, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, विपक्ष के आरोपों के जवाब देंगे। और जो ये सेशन में शुरू करने जा रही हूं उसका नाम है पावरफुल यूपी। अब अगर मैं कहूं कि साल 2022 में जब योगी सरकार वोट मांगने के लिए जाएगी तो सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि अगर गिनाने की बात होगी तो वो है बिजली का वादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जन जन तक जो समस्या थी, चाहे वो आप गांव चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, वो थी बिजली कटौती की और साथ ही भेदभाव की। तो उस समस्या को क्या दूर करने में कामयाबी हासिल की योगी सरकार ने, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी हैं और पावरफुल मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास है। श्रीकांत जी, एक बड़ी चुनौती आपके पास थी क्योंकि उत्तर प्रदेश की घंटों की बिजली कटौती लोगों के जहन में हमेशा रहती थी, लोग दिल्ली से कंपेयर करते थे और आपने एक फॉर्मूला दिया था 24, 18, 10 घंटे वाले वो जो फॉर्मूलास थे, उस पर कितनी कामयाबी आपने हासिल की? देखिए, सरकार सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली के संकल्प को चरितार्थ कर रही है। बिना भेदभाव के गांव को 18 घंटे, तहसील को 20 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली विभाग आईसीयू में था। इस विभाग को आईसीयू से बाहर निकाला है, पटरी पर खड़ा किया है और अब उसको दौड़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे मकसद केवल यही है कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। बिजली बिना भेदभाव के गांव में भी 24 घंटे गांव के लोगों को बिजली मिले, ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। इंफ्रा इतना बहुत पुअर था कि ऐसे तार हमको विरासत में मिले जिन बिजली के तारों ने 24 घंटे बिजली देखी नहीं, उन तारों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं टूट फूट होती है और कहीं तार टूट जाते हैं, गल जाते हैं, यानी कि वोल्टेज के कारण नुकसान होता है, तो 1912 एक हमारा टोल फ्री नंबर है जी। उस पर आप शिकायत कराएंगे, तुरंत कम से कम समय में आपकी शिकायत को संज्ञान में लेकर व्यवस्था को फिर दोबारा से निर्बाध रूप से हम उसको चालू करते हैं। तो सरकार का लक्ष्य यही है। जब हमारी सरकार आई थी तो प्रदेश में अंधेरा था, आज पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो उजाला ही उजाला है। हमारी सरकार के आदेश हैं कि सूर्य अस्त से लेके और सूर्योदय तक आपको प्रदेश के किसी गांव में अंधेरा नहीं दिखाई देगा, उजाला ही उजाला दिखाई देगा। तो ये सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। इसके लिए हम अपने प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करते हैं। विपक्ष कहता है कि इस उजाले की कीमत भी आप भारी भरकम वसूल रहे हैं। देखिए, विपक्ष में जो लोग हैं उनका काम सरकार की आलोचना करना है। अब अखिलेश जी भाजपा के कार्यकर्ता तो है नहीं, तो इसलिए हम उनसे अपेक्षा ये तो करते नहीं कि वो हमारी भाजपा की सरकार की प्रशंसा करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार की आलोचना करेंगे। लेकिन हमें विपक्ष की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जनता ने जो हमसे अपेक्षाएं की हैं उन अपेक्षाओं पर हम लोग खरे उतर रहे हैं। जहाँ तक आप महंगी की बात कर रहे हैं तो पूर्व सरकारों की जो आर्थिक अनियमितताएं थी उसके कारण विभाग 90,000 करोड़ के घाटे में है और उसके बावजूद भी सस्ती बिजली जी का लक्ष्य मेरी सरकार लेकर चल रही है। आज भी हम जो गरीब लोग हैं, जो हमारा लाइफलाइन कंज्यूमर है, तो जो लागत हमारी बिजली की आती है पहले 100 यूनिट केवल हम उस लाइफलाइन कंज्यूमर से 50% में उसको देना पड़ता है, 50% उसके हिस्से का सरकार देती है जी। किसानों के खेत पर जो बिजली पहुंचाने में हमको जो कॉस्ट आती है, किसानों से केवल लगभग 18% हम लोग पैसा लेते हैं जी, बिल्कुल। बाकी का सब्सिडी सरकार देती है। हमारी सरकार से पूर्व किसानों को और गरीब आदमी को जो सब्सिडी दी जाती थी वो 5600 करोड़ थी। आज 12,500 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार किसानों को और गरीब लोगों को दे रही है, यानी कि यूपीपीसीएल को पूरा हम पैसा देते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोगों को और किसानों को सस्ती बिजली मिले इसकी चिंता मेरी सरकार करती है। विभाग घाटे में, उसके बावजूद भी पिछले 2 साल से आप देखेंगी तो हमने 10 पैसे भी टैरिफ में वृद्धि नहीं की है, बल्कि कॉर्पोरेशन को यह दिशा निर्देश दिए हैं कि अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करिए, अपनी बिलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करिए, अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करिए, जहाँ तक अनियमितता है उनको दूर करिए। चोरी एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल, जिसके कारण लगातार घाटा बढ़ता है। और आप कहते भी हैं कि गाँव में 24 घंटे बिजली तभी मिलेगी जब ये चोरी जो 15% का आपने जो टारगेट रखा, निश्चित रूप से सही बात कही आपने। ये 15% से नीचे लाइन हानियां लेकर आओ और 24 घंटे बिजली पाओ। तो मैंने उन फीडरों को वीआईपी फीडर बनाया है, जिन फीडरों पर जो हाई लॉस फीडर हैं उनमें 15% से नीचे अगर एटीएनसी लॉस आएगा
तो हम 24 घंटे बिजली देंगे। केवल 24 घंटे बिजली ही नहीं देंगे, प्राथमिकता के आधार पर उन गांव में जो जर्जर तार हैं उनको बदलेंगे, वहां का जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता वृद्धि करेंगे। यानी कि वो गांव, उस फीडर पर अगर 4 गांव 5 गांव हैं, वो मेरा फीडर वीआईपी हो गया और उस पर रहने वाला जो उपभोक्ता है वो मेरा वीआईपी है। यानी कि प्राथमिकता के आधार पर बिना टूट फूट के, बिना किसी व्यवधान के 24 घंटे निर्बाध ऐसे फीडरों को बिजली मिले, ये लोग हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत मैंने अपने गांव से की है। आज से 5 महीने पहले मेरे गांव का जो फीडर था उस पर भी 71% AT&C लॉस था और आज धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में वो लॉस कम हुआ है। तो ऊर्जा मंत्री का गांव है इसलिए उसको 24 घंटे बिजली मिलेगी, ऐसा नहीं है। 15% से नीचे लाइन हानियां आएंगी तभी 24 घंटे बिजली मिलेगी। यानी कि आपने कुछ जिम्मेदारी जनता पर भी डाल दी है कि थोड़ी जिम्मेदारी आप निभाई है, उसी के बाद सरकार काम करेगी। ये अच्छी भागीदारी है। मतलब निश्चित रूप से ये सरकार जनता की सहभागिता से ही चल रही है, क्योंकि मोबाइल का बिल हम समय से पूर्व देते हैं, लेकिन मोबाइल को जिससे हम चार्ज करते हैं यानी कि बिजली से, कहीं ना कहीं उसके बिल को भुगतान में लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है। आपने अच्छी खासी पेनल्टी लगाई हुई है उस पर भी। पेनल्टी नहीं है, जो जितना आपने लोड सैंक्शन करा रखा है, तो जब सरकार रोस्टर से आपको बिजली दे रही है तो जितना बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिल अगर आप समय पे दे देंगे तो कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी शिकायत आती है, जैसे 2 किलोवाट का किसी ने कनेक्शन ले रखा है लेकिन वो 15 किलोवाट अगर उपयोग करेंगे, 10 किलोवाट उपयोग करेंगे तो उसमें पेनल्टी चार्ज है जी। तो इससे उपभोक्ता का भी नुकसान होता है और विभाग का भी नुकसान होता है। अभी हम सर्वे करा रहे हैं, ट्रांसफार्मर के हिसाब से सर्वे चल रहा है, तो जो लोड सैंक्शन है उस गांव में उसके सापेक्ष हम लोग ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली गर्मी में कोई कटौती ना हो, कहीं ट्रिपिंग ना हो, कोई ट्रांसफार्मर फूके ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं अपने उपभोक्ताओं का भी कि भाई जितनी बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं, अभी 1912 पे आप अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो लोड को बढ़वा सकते हैं, उससे आपका बिल कम आएगा। अगर आप लोड आपका 2 किलोवाट है, अगर उपयोग आप 10 किलोवाट कर रहे हैं तो उससे आपका बिल ज़्यादा आएगा और आपका ट्रांसफार्मर समय से पहले फूक जाएगा, तो उससे गांव में अंधेरा होगा। तो गांव में उजाला लाने के लिए मैं उपभोक्ताओं का भी आह्वान करता हूं कि जितनी बिजली आप कंज्यूम करते हैं उतना आप लोड भी सैंक्शन करा लीजिए और जितना यूनिट आप कंज्यूम करते हैं उतना बिल भी आप समय पर दे दीजिए, क्योंकि आपके गाँव में ही हमने CSC सेंटर खोला है। आपके गांव में ही जहां राशन की दुकान है वहां पर आप बिल जमा कर सकते हैं जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बना रखे हैं, आप वहां जमा कर सकते हैं और सही बिल, समय पे बिल उपभोक्ता को मिले, इसके लिए मैंने अपने आप तो कई बार फटकार भी लगा देते हैं ट्विटर पर, मैंने देखा है कि सही बिल नहीं आ रहा हो तो श्रीकांत जी ऊर्जा मंत्री के जब उपभोक्ता बन जाते हैं और अपने ही डिपार्टमेंट की खामियां गिनाने लगते हैं, ये कमी देखने को मिलता है। वैसे मैं उपभोक्ता हूँ और मैं उपभोक्ताओं का मंत्री हूँ और उपभोक्ताओं की अगर मैं वकालत नहीं करूंगा तो मैं किसकी वकालत करूंगा? फिर सरकार सोशल मीडिया पर आलोचना सुनती है, सरकार ट्विटर पे आलोचना सुनती है, फेसबुक पे आलोचना सुनती है, तो निश्चित रूप से जिसके कारण सरकार की आलोचना हो रही है ऐसे लोगों को भी मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे बताता हूं कि आपके कारण सरकार की आलोचना हो रही है, अपनी कार्यपद्धति को सुधारो, उपभोक्ताओं के हित के लिए काम करो, उनके लिए सही समय पर सही बिल निर्गत करो। मेरा उपभोक्ता बहुत ईमानदार है, उसको जितना बिजली वो कंज्यूम कर रहा है उतना बिल उसके घर तक पहुंच जाए, वो दौड़कर सब स्टेशन पर जाकर अपना बिल जमा कराता है, लेकिन उसको सही बिल मिले तो सही। तो जो खामियां थी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी उन खामियों को बताता हूं, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खामियों को सुनता हूं। बिल्कुल, आप सुनते भी हैं, बताते भी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली विभाग में आपने अपने मीटर रीडिंग के जो कर्मचारी थे जिनमें फॉल्ट्स पाए गए उनके खिलाफ आपने उनका निलंबन, FIR आपके विभाग ने की है, अपने विभाग की खामियों को आपने स्वीकारा है। लेकिन आप जब दावा करते हैं 24 घंटे बिजली का, दिल्ली NCR में जब नोएडा भी आ जाता है, ग्रेटर नोएडा आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है, तो वहाँ के बहुत सारे उपभोक्ता इसलिए दिल्ली मकान लेना पसंद करते हैं कि भाई वहाँ बिजली फ्री की है, नोएडा में तो पावर बैकअप का बिल देते देते बैकअप बिगड़ जाएगा घर का, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए अब क्योंकि आप कह रहे हैं 24 घंटे, लेकिन फिर वो पावर बैकअप का बिल बिल्डर कैसे पकड़ा रहा है? देखिए अब इसमें NCR में 24 घंटे बिजली बिना व्यवधान के हम लोग दे रहे हैं और उसमें कहीं अगर कोई बिल्डर या सोसाइटी के जो ऑनर हैं या सोसाइटी है अगर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न करते हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित हम लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सरकार में सिंगल पॉइंट जो कनेक्शन होता था उसको हमने मल्टी पॉइंट कनेक्शन में कन्वर्ट किया है जी। और नोएडा और गाजियाबाद में जो सोसाइटी हैं वहाँ मेरे बहुत हमारे उपभोक्ता हैं जिन्होंने सिंगल पॉइंट से मल्टी पॉइंट में जाने के लिए अप्लाई किया है।
फ्यूचर में जो सोसाइटी बनेगी उस सोसाइटी में या बिल्डर जो बनाएगा उसमें ये इस बात का प्रावधान है कि पहले से ही मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की वो व्यवस्था करेगा, उसका इंफ्रा डेवलप करेगा। लेकिन अभी जो सोसाइटीज़ हैं जहां जनरेटर का और ग्रिड का एक ही लाइन है, उनको हमने सेपरेट किया है, और पहले से दोनों लाइन अलग अलग थी, उनको हम 1 महीने पहले से ही हमने मल्टी पॉइंट कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। तो हमारी सरकार में किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होगा। अगर हो रहा है, आपके संज्ञान में है, तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, तुरंत उसका समाधान करें। चलिए, तो फिर जिन लोगों को ये दिक्कत है ट्वीट कीजिए। मंत्री जी ट्वीट पर तुरंत और फौरी कार्रवाई करते हैं, ये हमने देखा भी है। ये बताइए सर कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो क्योंकि आने वाले वक्त में इतनी बड़ी आबादी को, और उत्तर प्रदेश खासतौर से अगर बात करें तो वहाँ आबादी भी और क्षेत्रफल के लिहाज से एक बड़ा राज्य है, तो ऐसे में क्या चुनौतियाँ हैं और उस दिशा में आप बतौर ऊर्जा मंत्री क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं चुनौती नहीं आता, इसमें मैं अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ इसको, क्योंकि हम अभिनंदन करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। आज पूरा विश्व सोलर पर हमारी तरफ देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूर्य देशों का समूह बनाया, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में बना है, गुरुग्राम में बना है। तो हमारा भारत आज सौर ऊर्जा में दुनिया को लीड कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा कोविड के कारण उसकी गति हमारी धीमी हुई है, नहीं तो 2022 तक हमने 10,700 मेगावाट सोलर का ही लक्ष्य तय किया है। और उसमें हम जो हमारे आध्यात्मिक जो शहर हैं, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, प्रयागराज है, यहाँ पर जो हमारा घरेलू जो उपभोक्ता है उसको हम टोटल सोलराइज आने वाले 2 साल में टोटल सोलर पैनल पर उसको ले जा रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का भी हमारा लक्ष्य है। चलिए, तो ये अगले साल के लिए जब आप चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे तो अगला लक्ष्य ये लेकर जाएंगे कि काम करेंगे। लेकिन अब आप ब्रिज की नगरी से आते हैं, और ब्रिज की नगरी में इन दिनों एक नारा जो है वो काफ़ी बुलंद हो रहा है, और नारा आपने भी सुना होगा, और वो तो अदालत तक भी पहुंच गया है। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो बतौर प्रतिनिधि इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा देश आस्थाओं का देश है। हम आस्थाओं से जुड़े हैं। हमारी आस्था, और हम सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि हमारे पास बाबा विश्वनाथ है, हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे पास भगवान कृष्ण हैं, हमारे पास तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हम लोग देश के संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हमारी आस्था हमारे इन पवित्र स्थानों में है। मुगल आए, उन्होंने हमारी आस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की, लेकिन हमारा पेशेंस, हमारा भरोसा कायम रहा, और आखिरकार हमारे भरोसे की अयोध्या में जीत हुई। अयोध्या में जो फैसला आया वो कोर्ट के माध्यम से आया, और आज भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है। तो भविष्य में क्या होगा, क्योंकि हम तो संविधान पर निर्भर हैं, कानून पर निर्भर हैं। जो भी संविधान कानून तय करेगा, जैसे तो इस कानूनी लड़ाई और कृष्ण भूमि न्यास का आप समर्थन करते हैं बतौर प्रतिनिधि, इस परंपरा को आप बढ़ावा देने के हक में हैं? मैंने कहा आपसे, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो देश में ना जाने कितने ऐसे स्थान निकलेंगे जहां पर इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की चीजें निकलेंगी, क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आक्रमण हुए और क्या कुछ हुआ। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये देश आस्थाओं का देश है, और अयोध्या मंदिर पर हमारा बड़ा आंदोलन चला जी। हमको अपमानित भी किया गया। मंच पर हमसे पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज वो लोग कटघरे में हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से ऐसे लोग मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं जो मंदिरों की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। आज वो मंदिर भी जाते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, केवल मंदिर ही नहीं जाते, गंगा स्नान नहीं करते, फोटो भी खिंचवाते हैं, और सोशल मीडिया पे फोटो भी डालते हैं। ये किसकी तरफ इशारा है? अभी हाल फिलहाल में किसने गंगा स्नान किया है? क्या उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं उन तमाम लोगों की तरफ कह रहा हूं, तमाम लोगों से कह रहा हूं जो हिंदू संस्कृति को लेकर, अपने पवित्र स्थानों को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में हीन भावना रहती थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल में मंदिर दर्शन, गंगा स्नान, यही दोनों कर रहे हैं। उनको लगता था कि मंदिर जाएंगे, टीका लगवाएंगे, गंगा स्नान करेंगे तो इनका एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा, ऐसा एक भ्रम उनके मन में था। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से आज तक ये तमाम ऐसे लोग मंदिरों में जा रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये देश में है। लेकिन श्रीकांत जी, आपने फिर से घुमा दिया बात को। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या मथुरा में सरकार भी के मंत्री के नाते मुझे जो कहना था मैंने स्पष्ट रूप से कहा है।
और वहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि वहाँ तो आंदोलन चल निकला है इस बार। मैंने स्पष्ट किया है। अच्छा, चलिए तो अगला सवाल, ब्रिज की भूमि में कोरोना की वजह से पिछली बार होली के रंग थोड़े फीके रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ हो रही है, स्टडी भी हो रही है जिस तरह से कोरोना को टैकल किया है, तो क्या इस बार फिर से वही रंग वही फाग देखने को मिलेगा? देखिए, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं कि उनकी जो दूरदृष्टि थी कोविड को लेकर, जी, जिस तरह से कोविड से पहले पूरी तैयारी की, पूरे देश को कोविड से बचाने का प्रयास किया, लॉकडाउन लगाया, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास मास्क तक नहीं थे, हमारे पास कोई किट नहीं था, और आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में केवल वैक्सीन हमारे यहाँ लग नहीं रही है, बल्कि हम दूसरे मुल्कों को भी भेज रहे हैं जी। तो जो हमारा जो भारतीय फार्मेसी थी, कहीं ना कहीं दुनिया उसको शंका की दृष्टि से देखती थी। आज पूरे विश्व में हमारी जो फार्मेसी है, इंडियन जो फार्मेसी है, उसका भरोसा बढ़ा है। और इस कोविड से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रणनीति बनाई और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में उस रणनीति, जो प्रधानमंत्री की रणनीति थी, उसके तहत काम किया, और हम लोग कोविड को परास्त करने में, मैं ये कहूँगा, पूरी तरह से सफल रहे जी। तो उसके कारण हमारा जो लास्ट ईयर जो हमारी होली थी उसमें थोड़ा व्यवधान आया, क्योंकि मेरे ब्रज में बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आज ब्रज में होली ले रसिया, तो हमारे यहाँ बहुत उमंग के साथ लोग होली मनाते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आइए हमारे यहाँ। होली हमारे यहाँ चल रही है और कुंभ भी चल रहा है, तो आइए ब्रज में और ब्रज के दर्शन करिए और खूब होली खेलिए। आप बरसाने आइए, नंदगांव आइए, वृंदावन आइए, मथुरा आइए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, गोकुल चलिए, महावन चलिए, और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, जो बलदेव में विराजमान हैं, वहाँ आप दर्शन करिए। तो 84 कोस ब्रज में आप पधारिए, स्वागत है आपका। बहुत शानदार आपके इस निमंत्रण के लिए। और ब्रिज की होली कौन नहीं खेलना चाहता, दुनिया से सैलानी आते हैं। तो कोरोना काल में होली का रंग जो है उसमें भंग ना पड़े और वो होली के पूरा आनंद ले पाएं, उसके लिए आपने कुछ खास इंतजाम? निश्चित रूप से जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका अनुपालन हो। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके यहाँ ये जानकारी देते हुए कि अभी जो प्रथम जो हमारे यहाँ शाही स्नान था जी, पूर्णिमा के दिन, उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग आए। तो जो हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है जी। आने वालों की संख्या है। भगवान कृष्ण की नगरी है, राधे जी की नगरी है, दुनिया से वहाँ लोग आना पसंद करते हैं। और हमारी सरकार जब से नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, हमारी सरकार है, या माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से ही हमारा पूरा जो ध्यान है अपने जो आध्यात्मिक जो हमारे शहर हैं उनको हम कैसे विकसित करें। जो तीर्थयात्री बड़ी श्रद्धा के साथ उन स्थानों पर जाते हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुसार उनको उस तरह की सुविधाएं वहाँ नहीं मिलती। तो हमारी प्राथमिकता है कि जो तीर्थयात्री भगवान कृष्ण की नगरी में आ रहा है उसको कम से कम सुविधाएं वो सब मिल जाएं। और उसी का परिणाम है कि जो शाही स्नान हुआ उसमें इतने लोग आए कि मथुरा वृंदावन को छोड़कर पूरे जिले के अंदर कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कोई ऐसा होटल, कोई ऐसा धर्मशाला नहीं बची जहां ओवरफ्लो ना हो, पर रुकने तक की लोगों के पास जगह नहीं थी। तो इसका एक इम्पैक्ट है। इससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो अयोध्या है, चाहे काशी है, चाहे प्रयागराज है, चाहे मथुरा है, स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलता है। तो हमारा मकसद भी मिल रहा है और त्योहार भी मन रहे हैं, तो इसीलिए हर और खुशहाली के रंग आएंगे ब्रिज में इस बार होली के साथ, जिसका शुभारंभ बता रहे हैं श्रीकांत जी हो चुका है। श्रीकांत जी, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब ताज नगरी आगरा तक उसकी पहचान जो है वो सीमित थी, हालांकि ब्रिज का भी जिक्र आता था, काशी का भी आता था, अयोध्या के भी आता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई, जिस बड़े पैमाने पर, जिस स्तर पर हमारे तीज त्योहारों को, इन धार्मिक स्थलों को तवज्जो दी जाने लगी, वहाँ कार्यक्रम होने लगे, तो अब उत्तर प्रदेश की पहचान में ये तमाम चीज़ें शामिल होनी शुरू हुई हैं। देखिए, ताज नगरी भी हमारे लिए भारतीय जो कला है, जो शिल्पकार हैं, किस सुंदरता के साथ उसको बनाया है। भारतीयों ने तो बनाया है उसको। तो एक बेहतर, हम कितने अच्छे आर्टिस्ट थे, कितने अच्छे हमारे कुशल कारीगर थे जिन्होंने इतनी सुंदर वहाँ ताजमहल को भव्यता दी है, बनाया है। तो ये सब ऐसे स्थान हैं जिनके माध्यम से अब आप जेवर एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। वहाँ पर कोई आएगा दुनिया से, जो भी लोग तीर्थयात्री आएंगे, आप बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, गिरिराज जी जाइए, द्वारकाधीश जी के दर्शन करिए, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के दर्शन करिए, और वहाँ से फिर आप सीधे आगरा चले जाइए। आगरा जाइए, ताजमहल देखिए, आराम से खुश हो जाइए।
और उसके बाद फिर फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं, वहाँ जाइए। तो 3-4 दिन का पैकेज आराम से लेकर कोई आ सकता है। यानी टूरिज्म को जो बढ़ाना है मोदी जी को, उसको भी आपने निश्चित साथ रूप लिया से। है और बतौर ब्रिज के प्रतिनिधि आप उस पर भी काम कर रहे हैं, लग रहा है निश्चित रूप से। लगातार। तो श्रीकांत जी, आप यहाँ पर आए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और तमाम लेखा जोखा जो है अपने डिपार्टमेंट का और योगी सरकार का आपने दर्शकों के सम्मुख रखा है। वो इसे कसौटी पर परखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश थी ये रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच, जनता के सामने रखने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।